नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बीजेपी और चुनाव आयोग बड़ा खेल करने की तैयारी में है। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने ये सनसनीखेज आरोप लगाया है और इसे बाकायदा पत्रकारों के सामने कहा। अखिलेश ने कहा कि 2024 के चुनावों में जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन जीता था, वहां बीजेपी कम से कम 50-50 हजार वोट काटने की तैयारी में है। इस बड़े आरोप के बाद अब चुनाव आयोग की मुश्किल और बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए बीजेपी ने जिन 272 लोगों से चिट्ठी लिखवाई थी, उनकी पोल तो खुल गई। इससे राहुल ही सही साबित हुए। वहीं अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बता दिया है कि वोट चोरी के खिलाफ वो सख्ती से खड़े रहेंगे। आइए जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव को, उन्होंने किस तरह से वोट काटने की आशंका जताई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव ने और क्या क्या कहा है, जरा सुनिए। वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर। अन्य स्टेटों पे भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु जहां चुनाव आने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, जहां पर चुनाव आयोग से हमें उम्मीद थी। अगर आपको याद हो पत्रकार साथियों, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम लोग कह रहे हो आउट ऑफ वे जाके कह रहे हो। जब बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने चुनाव आयोग का रोल देखा है। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के जब हुए, रामपुर का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उस समय हम लोगों ने रोल इलेक्शन कमीशन का देखा है। तमाम शिकायतें की गई, लेकिन उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब एसआईआर की बात आई तो उस समय हम लोगों ने वो सूची दी थी जिसमें 2022 में से पहले जिनका वोट था और 2022 में वोट नहीं डाल पाए थे, ऐसे बड़े पैमाने पर मतदाता जिनका नाम इधर उधर करके डिलीट कर दिया था जानबूझ करके, और जिसके कारण समाजवादी सरकार नहीं बन पाई 2022 में। हम लोगों ने आरोप लगाया था और एफिडेविट भी दिए थे इलेक्शन कमीशन में। उस समय आपको याद होगा कई जिलाधिकारियों ने कुछ बातें कही, लेकिन जब पलट करके हम लोगों ने उनसे वो बातें तर्क रखे तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। इसलिए जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर अपनी पार्टी के तो सुन रहे थे आप, एक बड़ा यहां खुलासा करते हुए, बड़ा आरोप लगाते हुए यहां पर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव जो बातें कह रहे हैं कि 2024 में उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में जहां जहां विपक्ष जीता है, यानी समाजवादी पार्टी की जीत हुई या विपक्ष की जीत हुई, चाहे इधर उत्तर प्रदेश में या उधर ममता बनर्जी की जीत हुई उनकी पार्टी की, वहां 2024 में उन सीटों पर बड़े पैमाने पर 50-50 हजार वोटों के काटने की जुगाड़ वहां लगा दी गई है। आप जानते हैं कि देश के 12 राज्यों में इस समय एसआईआर शुरू हो चुका है और आम आदमी अपने सारे जरूरी कामों के बीच अपने मतदाता होने की पहचान बचाने में जुट गया है। नए सिरे से फॉर्म भरो, 2002 या 2003 के अपने डिटेल्स दो कि तब की वोटर लिस्ट में आप थे या नहीं थे तो आपका नाम कहां है ये बताओ, अपने माता पिता का एपिक नंबर दो। कहने को तो एक पन्ने का ही फॉर्म भरकर बीएलओ को देना है, लेकिन यह काम उतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। बिहार में हमने देखा है कि कैसे गरीब जनता अपने कागजात जुटाने में परेशान हुई। अब उसी तरह उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु जैसे तमाम राज्यों के लोग परेशान हो रहे हैं। और केवल जनता ही नहीं बल्कि इस काम में झोंक दिए गए बीएलओ भी काफी परेशान हो रहे हैं, जिसकी खबरें अब सामने आने लगी हैं। कांग्रेस ने बीएलओज की मौत की खबरों का एक वीडियो बनाकर लिखा है कि मोदी और ज्ञानेश कुमार को देश माफ नहीं करेगा। आइए जरा इस वीडियो को देखिए।
देखिए इस वीडियो को। देश के 12 राज्यों में एसआईआर के ऐलान के बीच कई जगहों से आ रही बीएलओज की मौत की खबरें दुखद और चिंताजनक हैं। अब मध्य प्रदेश में 2 और तमिलनाडु में 1 बीएलओ की मौत की खबर है। एक तरफ जहां एसआईआर का टारगेट न पूरा होने के दबाव में मध्य प्रदेश के रायसेन में बीएलओ रामाकांत पांडेय और दमोह में बीएलओ सीताराम गोंड की मौत हो गई, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में बीएलओ जहिता ने एसआईआर का वर्कलोड बढ़ने के कारण आत्महत्या कर ली। हर रोज अलग अलग राज्यों से बीएलओज की मौत से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं जो परेशान करने वाले हैं। वोट चोरी का नया हथियार बना एसआईआर लोगों की जान ले रहा है। इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार हैं। देश इन्हें माफ नहीं करेगा। तो कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर, ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके जवाब नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार को देने चाहिए। मोदी और अमित शाह को यह भी बताना चाहिए कि क्या बीजेपी की सत्ता से बढ़कर उनके लिए और कुछ नहीं है। याद कीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन यह देश बना रहना चाहिए। आज की बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है, यह एक गंभीर सवाल है। क्यों हर चुनाव से पहले ही मोदी और अमित शाह बता देते हैं कि वो कितनी सीटों पर जीत रहे हैं, यानी उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं इस चुनाव में। क्यों चुनाव आयोग पर अब लोगों की जान लेने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी सभी एसआईआर के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इंडिया गठबंधन के सारे दल बीजेपी स्टाइल में हो रहे एसआईआर को लोकतंत्र के लिए घातक बता रहे हैं। और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी ने 14 तारीख को एक बड़ी रैली का ऑलरेडी आह्वान कर दिया है दिल्ली के रामलीला मैदान में, इसी एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ। क्या अब यहां से एसआईआर और वोट चोरी पर एक नई लड़ाई की हम शुरुआत देखने जा रहे हैं, जबकि पहली तारीख से यानी पहले दिसंबर से विंटर सेशन शुरू हो रहा है संसद का। इन सब की गहमा गहमी के बीच क्या चुनाव आयोग थोड़ा सतर्क होगा, सचेत होगा, पारदर्शी होगा? ये एक बड़ा सवाल है। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या देश एक बार फिर उसी मोड़ पर आज पहुंचा है जहां 2024 के चुनाव से पहले था, जहां संविधान बचाने की लड़ाई में सबने मिलकर बीजेपी का सामना किया था। क्या बड़े खेल की तैयारी में है चुनाव आयोग? जो कुछ चल रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, आज इस चर्चा में उसी को थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और शकील अख्तर जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत, इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी, क्या तैयारियां चल रही हैं वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष की? एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस ने अपने सारे राज्यों में जहां होने वाला है, 12 राज्यों में कहा है कि वो हर बूथ पे अपने बीएलए तैनात करें, मतदाताओं की मदद करें। और ये काम कांग्रेस अकेले नहीं कर रही है, वो हर राज्य में जहां पे भी इंडिया गठबंधन है, दूसरे सहयोगी हैं, उन सबके साथ मिलकर कर रही है। और ये बड़ा जरूरी है। जैसा कि भी आपने बताया अखिलेश, ममता बनर्जी, ये लोग इसके खिलाफ बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में स्टालिन। तो एसआईआर जो है वो करीब करीब अब ये साबित हो चुका है कि जीत का मुख्य आधार एसआईआर है, वोटर लिस्ट है। और अगर इसको नहीं रोका गया तो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 50,000 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कटने का मतलब है कि विपक्ष जीत ही नहीं सकता है वहां पे। और इसीलिए कांग्रेस जो है दिल्ली में इसके खिलाफ एक देशव्यापी माहौल तैयार करने के लिए एक रैली कर रही है। 5 करोड़ साइन, हस्ताक्षर उसने इकट्ठे किए हैं, जो वो उस दिन जो है वो चुनाव आयोग को, राष्ट्रपति को वो सौंपेगी कि एसआईआर किस तरह से लोकतंत्र को देश के अंदर खत्म कर रहा है। राजीव जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो एसआईआर का फॉर्म है, आप बता रहे थे,
इसको कहना नहीं चाहिए, मगर बिना किसी की मदद के प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं भर सकते हैं। ये वाकई सही कहा कि एक पेज का है, मगर इसमें जो 2003 की मतदाता सूची मांगी जा रही है वो उपलब्ध होना ही मुश्किल हो रही है। उसमें मां का नाम, पिता का नाम, दादा दादी का भी कह रहे हैं वो। ये सारा का सारा दर्ज करना इतना मुश्किल काम है। और सवाल यह है कि ये एसआईआर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आज से पहले जो चुनाव कार्यालय हुआ करते थे, हर जिले में हुआ करते थे, राज्य में हुआ करते थे, चुनाव आयोग होता था, उसका मुख्य काम होता था कि चुनाव के लिए मतदाताओं को जोड़ना, 18 साल से जो ऊपर हो जाए उसका नाम उस सूची में शामिल करना। और एक रिवीजन जो है वो हमेशा करते रहना, देखते रहना। उसमें रिवीजन में 2 बातें खास होती थी कि एक, जो मृत हो गए हैं उनके नाम काटना, और दूसरे, जिन लड़कियों की शादी हो गई है जो यहां से वहां चली गई है, तो वो एक जगह जहां भी नाम रखना चाहे उनका नाम रखना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसके जरिए जो है उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जिनके ऊपर बीजेपी को और चुनाव आयोग को शक है कि ये जो है विपक्ष को वोट देते हैं। बड़ा सीधा आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने, अखिलेश यादव ने, कांग्रेस ने, कि एसआईआर के जरिए विपक्ष को वोट देने के जो संभावित मतदाता हैं, जो उनको लगता है कि देंगे, उनके नाम काटे जा रहे हैं। और अगर इस एसआईआर पे रोक नहीं लगाई गई तो डेमोक्रेसी जो है देश के अंदर बहुत खतरे में आ जाएगी। विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन वो काम तो सारा सरकार कर रही है, सरकार के बीएलओ कर रहे हैं। और बीएलओ जितने दबाव में हैं, वो दबाव तो एक, उन्हें समय सीमा के भीतर सारे फॉर्म अपलोड करना है, हर घर में जाना है उनको, हर घर से जाके फॉर्म लेना है, उसके बाद उनकी जांच करना है और उसको कंप्यूटर पे अपलोड करना है, जिसके बारे में उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं है कि कंप्यूटर पे किस तरह करा जाएगा। ये जो आत्महत्याएं हो रही हैं, जो मौतें हो रही हैं, उसका बड़ा कारण यही है। इतना ज्यादा दबाव है उनके ऊपर, और जो बिल्कुल ही अमानवीय है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस ने, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। आज की तारीख में एसआईआर ही सबसे बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा कोई मुद्दा है नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस ने रामलीला मैदान में जो रैली आयोजित की है, जिससे एक देश भर में संदेश जाएगा, 5 करोड़ उसने हस्ताक्षर एकत्रित किए हैं, वो दिए जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है और ये अपने आप में एक बड़ा आंदोलन है। लोग कहते हैं साहब कांग्रेस आंदोलन नहीं करती। आंदोलन और क्या होता है? राहुल सड़क पे निकलते हैं, राहुल एक रैली करने जा रहे हैं, राहुल हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। आप और क्या क्या उम्मीद करते हैं कि अभियान किस तरह का होगा? आप ये चाहते हैं कि उन्हें जेल में डाल के बंद कर दिया जाए, तभी आपको लगेगा कि अभियान हो रहा है? बहुत मुश्किल है। आप हर चीज में कमी निकाल रहे हैं। एक शब्द है बड़ा पुराना जो आजकल चलन में नहीं आता है, छिद्रान्वेष। आप ढूंढ रहे हैं उसमें कि क्या क्या कमियां हैं, लेकिन कमियां राहुल में नहीं है, कमियां कांग्रेस और विपक्ष में नहीं है। समस्या जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी में है। जैसा कि आपने कहा कि हर चुनाव जीतना चाहती है, वो साथ में पहले से बता देती है कि इतनी इतनी सीटों के साथ हम जीतने जा रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार जैसा कि वीडियो दिखाया अभी आपने, उसमें पूरी मदद कर रहे हैं। चुनाव आयोग का ये काम नहीं है सत्तारूढ़ पार्टी की मदद करना। चुनाव आयोग का काम है मतदाता की मदद करना, चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र कराना, जो अब हो नहीं रहा है। जी राजीव जी। जी जी चुनाव की हम बात कर रहे हैं, एसआईआर के बात एक बार फिर कर रहे हैं, क्योंकि इतने बीएलओ जान दे रहे हैं। और आज भी अभी शाम को भी खबर आई, और महुआ मोइत्रा ने भी एक वीडियो जारी किया है इसी को लेकर। तमाम, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या दूसरे राज्य हों, हर जगह, केरल तक में आखिर क्यों दबाव क्यों है इतना? और हम तो बिल्कुल रोज़ देख रहे हैं कि जिस ढंग का वो एक ही फॉर्म है, एक ही पन्ने का फॉर्म, लेकिन इतनी माथापच्ची है कि आप परेशान हो जाएंगे। बिहार से इसकी शुरुआत हुई और इसके बाद ये आगे बढ़ते हुए अब 12 राज्यों में पहुंच चुका है। मामला सिर्फ एसआईआर का नहीं है दोस्तों,
और आप भी सोचेंगे कि एसआईआर सुनकर हम भी तंग हो गए, थक गए। लेकिन मामला सिर्फ और सिर्फ एसआईआर का नहीं, मामला इस देश के लोकतंत्र का है, इसलिए ज़रूरी है कि इस पे चर्चा हो। प्रशांत जी, ज़रा समझना चाहता हूँ, फिर आपसे फिर आता हूँ पंकज जी के पास। प्रशांत जी, क्या इसको, जब हम बंगाल की बात करते हैं, बिहार में हमने देख लिया, और इधर उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिन में, और उन्होंने जो बात कही है उसमें कितना दम आपको दिखाई देता है? उत्तर प्रदेश और साथ साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया है। की बात हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में जब 400 पार काला झटका लगा, उसके बाद से तरीका निकाला गया और इस तरीके को बिहार में आजमाया गया और बहुत कामयाबी के साथ आजमाया गया। हम लोगों ने बिहार के एसआईआर का जो नतीजा है वो देख चुके हैं। जो 90% स्ट्राइक रेट बीजेपी को मिला है वहां पे, वो एसआईआर का नतीजा है। हम भी बिहार में थे और 2 राउंड में 15 दिन में, करीब 15 दिन बिहार में थे, और तमाम सारे पत्रकार जो बिहार में थे या लोग थे, उनको किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं अंदाज था कि 90% स्ट्राइक रेट बीजेपी का और जेडीयू का आएगा, बल्कि इसका उल्टा लग रहा था। लेकिन तो ये अलार्मिंग है। बिहार का नतीजा जो है वो खतरे घंटी उसने बजा दी है कि एसआईआर का उद्देश्य क्या है और एसआईआर कैसे किया जाएगा और उसको क्या उसका नतीजा होगा। और यही नतीजा, अब पहले भी मैं कह चुका हूं कि बीजेपी अब कोई चुनाव नहीं हारेगी। 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने इसको संस्थागत किया, और आप वहां से टाइमलाइन देखिए किस तरीके से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर वो हुआ, कब्जा हुआ, किस तरीके से सरकार का कब्जा हुआ, किस तरीके से उनको कानूनी कार्रवाई से बचाया गया। और फिर बिहार के चुनाव के ठीक पहले, कुछ महीने पहले, एसआईआर लाया गया, जो कि कानूनी रूप से अभी भी वैध नहीं है। कानून नहीं कहता एसआईआर की बात। 2003 का ऐसा जो हुआ था इंटेंसिव रिवीजन, उसमें नागरिकता नहीं ढूंढी गई थी, उसमें कोई फॉर्म नहीं भराए गए थे। बीएलओस ने वो किया था और एक नई मतदाता सूची बन गई थी। 2003 तक मतदाता सूची डिजिटाइज नहीं थी। अब डिजिटल वर्ल्ड में मतदाता सूची को अपडेट तो किया जा सकता है, लेकिन नई मतदाता सूची बनाना ये रिजल्ट को प्रभावित करने के लिए हो रहा है। और आप देखिए कि आज खबर देख रहा हूं मैं, गुजरात में एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, बंगाल में। अब तक जो है किन राज्यों में बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं आप देखिए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दातिया में। उसके बाद आप देखिए कि केरला में कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में 3 आत्महत्याओं के मामले सामने आए हैं। और इनके ऊपर केवल काम का प्रेशर नहीं है, और गुजरात में आ गया, गुजरात में भी बीएलओस के ऊपर दबाव है। तो ये खून से रंगा जा रहा है जो एसआईआर का जो इलेक्टोरल रोल है, बीएलओस के खून से। और आप उनके जो सुसाइडल नोट है उसको आप देखिए, तो अभी महुआ मोइत्रा का मैं देख रहा था, वो पढ़ के सुना रही कि जो वेस्ट बंगाल में एक महिला बीएलओ ने आत्महत्या की है, किस प्रकार का दबाव उनके ऊपर आ रहा है। ये एक इतना बड़ा षड्यंत्र भारत के संविधान और डेमोक्रेसी के साथ हो रहा है, और ये शुरू से हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये भारत को सिंगल पार्टी ऑटोक्रेसी बनाने की तरफ एक अभियान है जो चल रहा है। अब जो वेस्ट बंगाल में, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर सीट को टारगेट करके, और जैसे राहुल गांधी ने बार बार जो है वो किया है कि कितने इंडस्ट्रियल तरीके से नाम काटे जा रहे हैं। तो ये पूरा एक डिजाइन, एक कस्टमाइज वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, जिसमें विपक्ष कभी भी नहीं जीत सकता। विपक्ष वही सीटें जीत सकता है जहां उसका मार्जिन
50,000 से ऊपर होगा तो वो सीट शायद 5,000 10,000 से जीत जाए। और अभी बिहार में भी जो सीटें विपक्ष ने जीती हैं 1,000-2,000 मार्जिन वाली भी सीटें, आप ये मान के चलिए कि उनका एक्चुअल मार्जिन जो है कई हजार होगा, जो कि वो उसको क्रॉस कर गया SIR की वोटर लिस्ट को, तभी वो जीत पाए। तो ये सबसे बड़ा जो घोटाला जो हो रहा है वो ये हो रहा है। और विपक्ष को बार बार हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि विपक्ष को एक बड़ा अलायंस बनाना चाहिए। और पहली बात कि बिहार के इलेक्शन को रिजेक्ट करना चाहिए कि इस रिजल्ट को हम मानते नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख देता रहेगा, तमाम सारे उसकी बारीकियां डिस्कस करता रहेगा, जनता की अदालत में जाना पड़ेगा। और मैं उन लोगों से बिल्कुल असहमत हूं जो कह रहे हैं कि बिहार में SIR मुद्दा नहीं था। हम जहां भी गए बिहार में, जब भी कैमरा खोला, वो लोग वहां पे मिले हमको जिनका जो बता रहे हैं कि 2024 में उन्होंने वोट दिया, उनके परिवार ने वोट दिया, अब उनका नाम कट चुका है। तो ये जो बता रहा है कैमरे के सामने आके, और हम किसी को ढूंढने नहीं गए, कैमरा देख के जो उस गली मोहल्ले में लोग घूम रहे थे वो आके बता रहे हैं। तो अगर इसका सर्वे हो, अगर कोई डोर टू डोर सर्वे हो, तो क्या नतीजा आएगा। और मेरा सुझाव है कि जैसे महाराष्ट्र में एक गलती विपक्ष ने की, बड़ी गलती महाराष्ट्र में की, कि जब मरकरवाड़ी में बैलेट पेपर्स चुनाव हो रहा था और उसको चुनाव आयोग ने रुकवाया पुलिस के जरिए, वहां विपक्ष को स्टैंड लेना चाहिए था और उस बैलेट पेपर के चुनाव को कराना चाहिए था। और अब बिहार में कोई 1 या 2 विधानसभा सीटों को, कुछ पोलिंग बूथ को टेस्ट केस के तौर पे वहां पे बैलेट पेपर पोलिंग करवा दें, और आप देखिए कि उसके जो रिजल्ट चुनाव आयोग ने दिए और जो रिजल्ट बैलेट पेपर से आएगा वो फर्क होंगे, और यही सबूत होगा। तो एक बड़ा आंदोलन विपक्ष को खड़ा करना चाहिए जिसमें कि तमाम सारी बातें हों, और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कम्युनिकेशन का हो, कि आप कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे आप लोगों को कन्विंस करें कि बड़ा घोटाला हो गया है। और दूसरा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे हम लोग लगातार बात करते रहते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी बात होनी चाहिए, लेकिन पहला काम तो ये SIR को रुकवाना पड़ेगा। ये SIR अगर रुका नहीं तो भारत का संवैधानिक लोकतंत्र यहाँ से जो है एक नई शक्ल में होगा, जो सिंगल पार्टी ऑटोक्रेसी की तरफ जाएगा। जी जी, आप कैसे देखते हैं पंकज जी इस पूरे मसले को? देखिए, मैं बार बार आंकड़ों पे आता हूं, मैं आंकड़े बताता हूं जी। बिहार में SIR के दौरान जिन जिलों में सबसे ज्यादा नाम जोड़े गए, मैं भी घटाने की बात नहीं कर रहा हूं, उन जिलों में लगभग 100% स्ट्राइक रेट NDA का रहा। पटना में 1,63,000 नाम जोड़े गए, वहां 14 में से 12 सीटें जीती। दरभंगा में 80,943 नाम जोड़े गए, सभी 10 सीटें जीती। मुजफ्फरनगर में 81,000 नाम जोड़े गए, मुजफ्फरपुर सॉरी, हाँ, सभी सीटें जीती। नालंदा में 56,000 नाम जोड़े गए। लेकिन एक तो ये शक पैदा करता है, दूसरा चीज आप देखें कि जिन जिलों में ज्यादा नाम जोड़े गए और ज्यादा नाम घटाए गए, वहां ऐसी लगभग 38 सीटों पर NDA 40,000 से अधिक मार्जिन से जीता है। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि SIR एक तनाव का मुद्दा आम वोटर के लिए है। आप बताइए, एक व्यक्ति रिक्शा चलाता है, उसके घर में आप एक फॉर्म पटक के चले गए, उसमें बोल दिया आपने अपना नया फोटो लगाओ, और फोटोग्राफर क्या जाएगा, फोटो खिंचवाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आप मोबाइल से फोटो तो खींच सकते हैं, लेकिन आपको प्रिंट चाहिए उस पर लगाने के लिए। ये एक बड़ा तनाव है। मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, पिछले 2 दिनों में मैं अपने गाजियाबाद जिले में 2 BLOs को मिला, जानबूझकर के जाकर उनसे मुलाकात की, उनका नाम नहीं बताऊंगा। एक लेडी 58 ईयर की है जिसकी नौकरी का रिटायरमेंट का दिन है,
उसको एक ऐसी जगह ड्यूटी दी गई है जहां पर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं और जहां पर मोस्टली लिफ्ट नहीं है, जो लो राइज थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर। वो लेडीज दिन में 2 बजे तक स्कूल जाती है क्योंकि सिंगल टीचर स्कूल है, उसके बाद में वो ऊपर से नीचे बिल्डिंग में चढ़ती उतरती है। उसके प्राण निकले हुए थे, इसको कहना चाहिए मैं शब्द। ऐसे ही जो दूसरी बीएलओ से मैंने बात किया, उसकी पोस्टिंग जो है गाजियाबाद सिटी में कहीं पे है और उसको जो बीएलओ बनाया गया साहिबाबाद के दिल्ली से छूते हुए इलाके में लगा दिया। पहले वो स्कूल जाती है, फिर 15 किलोमीटर यहाँ पे आती, फिर गली गली में घूमती है। बीएलओ का पहला उद्देश्य था कि वो स्थानीय होना चाहिए, जो स्थानीय परिवेश को भूगोल को जाने। इन्होंने सबसे दूर दूर के जाके बीएलओ बनाए इस तरीके से। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको एक फिर बताऊं कि ये जो एसआईआर है, ये वोटों की गड़बड़ी तो है ही है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार भी है। ऑन रिकॉर्ड चुनाव आयोग का जो प्रतिनिधि जिला प्रशासन ने कह रहा है कि हमने प्रत्येक मतदाता के 2 फॉर्म दिए हैं। ये बिहार में बोला था, ये सभी जगह बोला है, लेकिन 1 फॉर्म दिए जा रहा है। यदि 7.5 करोड़ फॉर्म 1 कॉपी दिया गया तो पर प्रिंट 2 रुपीज के हिसाब से आप मान लीजिए 15 करोड़ रुपए का ये सीधा फाइनेंशियल घोटाला है। और एक किसकी जेब में जा रहा है? मैं अपने इलाके में बता रहा हूं, 1 ही फॉर्म बटा है, किसी घर में 2 नहीं बटे, जबकि ऑन रिकॉर्ड 2 बट रहे हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, यानी जो आज महुआ मोइत्रा की बात बता रहे थे, जो रिंकू तरफदार है, उसने अपने सोसाइटल नोट में चुनाव आयोग और प्रशासनिक दबाव को सीधे सीधे दोषी बताया है। ऐसे जलपाईगुड़ी जिले के 3 लोगों का सुसाइडल है। इसी प्रकार से केरल में जो फिलिप की डेथ हुई है, जिसने सुसाइड किया, उसने साफ साफ लिखा है। तमिलनाडु में तो कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया, वो लोग वहां पे एसआईआर करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार का एक प्रशासनिक दबाव उनके ऊपर है, क्योंकि क्या है कि अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है, चुनाव आयोग जो है एक संस्था है और राजनीतिक दल उसके स्टेक होल्डर्स हैं। क्या आप बगैर अपने स्टेक होल्डर को कंसल्ट में लिए, उनको साथ में लिए कोई काम कर सकते? चुनाव आयोग की यदि हम पूरी परिकल्पना में देखें तो चुनाव आयोग एक पार्टी नहीं है। चुनाव आयोग चुनाव कराने का एक निकाय है, एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, जिसकी जिम्मेवारी उसके जितने भी सहभागी हैं, जिसके अंदर प्रशासन भी है, पुलिस भी है और राजनीतिक दल भी है, उन सबको लेकर बैठने की है। अब आप बताइए कि मेरे घर में 3 वोट हैं, हम लोग तीनों गए, किसके घर में पासपोर्ट साइज फोटो होते हैं? शकील साहब कब से नहीं खिंचवाया होगा पासपोर्ट साइज फोटो आपने, अब आपको फॉर्म के लिए बनवाना पड़ेगा। ये जो आर्थिक भार किन पे पड़ रहा है? आम लोगों पे। मैं लेकिन आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में मैंने कोई भी राजनीतिक दल एक्सेप्ट बीजेपी के लोगों को इस कार्यक्रम में सहयोग करते नहीं देखा, लेकिन मध्य प्रदेश की मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर ब्लॉक लेवल पर कांग्रेस कार्यकर्ता बीएलए के रूप में अच्छी तरीके से काम कर रहा है और वहां पर इस गड़बड़ी को की कम संभावना होगी। अब आपको बताएं कि हम लोगों जो जिन मुद्दों को गौण समझ के पूरा समाज शून्य कर रहा है, उससे विचार करना पड़ेगा। अनिल मसीह का मामला चंडीगढ़ में, उसके बाद में हरियाणा में एक पंचायत का मामला, जिसमें पंचायत में 2.5 साल बाद में सरपंच घोषित हुआ क्योंकि मतगणना गलत तरीके से हुई थी ईवीएम से। और तीसरा मामला उचाना के विजयन सिंह का, जो हाईकोर्ट में चल रहा है और वो उसकी काउंटिंग ईमानदारी से कराने को तैयार नहीं। ये इतने बड़े मुद्दे हैं। और दूसरी चीज की, जिस प्रकार से आप जो लोग 272 लोग हैं, वो इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेगा कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ब्राजील की मॉडल का फोटो लगा हुआ है और मतदाता अधिकारी का जिम्मेवारी है कि वो मतदाता सूची से फोटो मिलाए कि यह अमुक मतदाता है कि नहीं है। उसने कैसे उसको अलाउ कर दिया? आप बिहार में तो बुर्का उठा के देखने की बात कर रहे थे फोटो, यहां पे तो कोई बुर्का पहन के भी नहीं गया था ब्राजील की मॉडल वाले। ये जो मुद्दे हैं, इनको बहुत ही पॉइंटेड, एक है मतदाता सूची की गड़बड़ियां, एक एसआईआर में
कैसे ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इसको और मुझको लगता है कि डीपली एनालिसाइज करके प्रस्तुत जरूर करना चाहिए। राहुल गांधी की प्रस्तुति नो डाउट बहुत ताकतवर थी। उसके बाद में पीएम हाउस जोशी जी मंडली का सभी ने फोन सभी जगह चले गए थे कि इसकी कोई चर्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको मुझे लगता है कि और हर जिला लेवल पर इस मुद्दे को लेकर जाना चाहिए और इस पे जिला स्तर पर बातचीत करना चाहिए। छोटे वीडियोस हों, चर्चाएं हों, बुकलेट्स हो। मैं आपको बताऊं सन 77 की मेरे पास छोटी छोटी बुकलेट रखी है आज भी, एआईसीसी ने जारी की थी, सोना कहां गया, महंगाई कैसे बढ़ी। वो छोटी 12 पेज की 8 पेज की बुकलेट होती थी, वो घर घर में बढ़ती थी। अब बुकलेट का जमाना नहीं है, लेकिन क्लिप्स का जमाना है। क्यों ना हो ऐसा, क्योंकि यह मसला एक राजनीतिक दल का नहीं है, यह भारतीय समाज का मसला है। और भारतीय समाज जो लोकतंत्र के लिए, जो शुचिता, चुनावी शुचिता के लिए और डेमोक्रेसी के लिए को अनिवार्य मानता है देश के लिए, उसको इस बारे में राजनीतिक दलों से अलग हटके काम करना ही पड़ेगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जो अभी प्रेशर है अमलेंदु जी, जो प्रेशर मतदाताओं पे है, इसको आखिर कौन समझे? एक तो है पॉलिटिकल पार्टी और चुनाव आयोग, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग के बीच में ये मतदाता, जिसके बारे में पंकज जी कह रहे हैं कि एक ज़बरदस्त प्रेशर है इनके ऊपर, फोटो खिंचवाने से लेकर फॉर्म भरने तक। एक पन्ने का फॉर्म है, लेकिन उसमें देखिए कितनी सारी चीज़ें, माता जी का एपिक नंबर, पिताजी का एपिक नंबर, 2003, या आप अगर 2002 वाले एरिया में हैं, पश्चिम बंगाल या किसी और जगह, तो 2002 का, इधर 2003 का, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 2003 का। भाई आपको इतना क्यों चाहिए? और आप कह रहे हैं अगर 2003 वाली लिस्ट में आपका नाम है तो आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां तो बीएलओ मेरे से मांग रहा है, मैं अपनी बात बता रहा हूं। अभी लड़ाई होगी मेरी कायदे से, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बीएलओ बदमाशियां कर रहा है। वो तो उन गरीबों, दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, इन सबको तो आपने टारगेट में लगा ही रखा है। आप टारगेट में सबको, आप सबके साथ एक ही तरह के काम कर रहे हैं। तो एक प्रेशर बना रहे हैं आप मतदाताओं के ऊपर, आम जनता के ऊपर। और यह प्रेशर आखिर कब तक ये जनता बर्दाश्त करेगी? बात तो यह है कि आज ना कल यहां कोई जेनजी और कोई नहीं है, यहां सब जनरल कोटे में है। 18 वर्ष से ऊपर वालों को आपने उनकी ऐसी तैसी कर रखी है। और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सामान्य हो, हर जगह ज्ञानेश कुमार का ज्ञान आप सुनते रहिए। और ये परेशानियां हैं, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये आम जनता की परेशानी है अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, ये आम जनता की ही परेशानी है। और इस परेशानी के वाइस जो हैं वो, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी हैं, तो वास्तव में इस परेशानी का कारण जो है वो ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी हैं। और वैसे भी राजीव जी, हमारे मोदी जी को जनता को परेशान करने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। वो नोटबंदी के दौरान के उनके वीडियो की पैसे नहीं हैं, वो खूब वायरल होता है कि घर में शादी है बहन की, पैसे नहीं हैं। तो बड़ा आनंद आता है मोदी जी को जनता को परेशान देखते हुए कि जनता परेशान है। आहा। तो राजीव जी, कहना नहीं चाहिए कि इस तरीके के व्यक्ति को हम लोगों के यहाँ बहुत खराब शब्दों से नवाया जाता है। वो असंसदीय शब्द है, मैं उसका यहाँ उच्चारण नहीं कर सकता, तो जैसा इनके लिए कहा जाता है। लेकिन मोदी जी को बड़ा आनंद की अनुभूति होती है अगर जनता परेशान होती है। अब मोदी जी के साथ जुड़ गए हैं ज्ञानेश कुमार जी। अब राजीव जी, चलिए आप 2003 की वोटर लिस्ट में ढूंढ लेंगे भाई कहाँ है, आपसे मांग रहा है तब भी आप तलाश लेंगे कि भाई याद होगा आपको कि 2003 में आपने कहाँ वोट दिया था। वहाँ की वोटर लिस्ट पूरी डाउनलोड कर लेंगे, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की मंगवा लेंगे, उसमें देख लेंगे भाई कहाँ कहाँ हो सकता है तो हम अपना खोज लें। लेकिन राजीव जी, उस गरीब आदमी से सोचिए जिसके पास ना तो इंटरनेट है और ना स्मार्टफोन है, और वो किस तरीके से अपना जो है डाटा निकालेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है ना कि वो कहां से निकाले। अच्छा चलिए, अब सोच लीजिए कि जो 18 साल का है, अब आपने उससे कहा कि भाई लेकर आओ, तुम्हारे माताजी का कहाँ था, पिताजी का कहाँ था।
अब उसके ना माताजी ना पिताजी, अब वो किससे पूछे कि माताजी पिताजी 2003 में जो थे उन्होंने कहां वोट दिया था, कौन सी लिस्ट में थे? तो ज्ञानेश कुमार बता देंगे उसको कि कहां किस लिस्ट में थे। तो इतने राजीव जी इसमें प्रैक्टिकल चीजें हैं, और पता नहीं, समझ में नहीं आता है क्या कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्यों हर तारीख पे अगली तारीख दे देता है और ये कह देता है एक संवैधानिक संस्था है। अरे संवैधानिक संस्था है तो संवैधानिक काम करने के लिए तो नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्यों नहीं समझता कि संवैधानिक संस्था संवैधानिक काम करने के लिए है, संवैधानिक संस्था असंवैधानिक काम करने के लिए नहीं है। किसी भी संवैधानिक संस्था को कोई असंवैधानिक काम करने का अधिकार नहीं दिया है संविधान ने। और सुप्रीम कोर्ट में राजीव जी जब बहस हो रही थी तो वृंदा ग्रोवर ने स्पष्ट कहा कि ये एसआईआर करने का इनको अधिकार नहीं है। इन्होंने जो नियम बनाए हैं, नियम बनाने का चुनाव को अधिकार नहीं है। नियम बनाना संसद का काम है और ये संसद की शक्तियों का अपहरण कर रहे हैं। और उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज तक बहस नहीं हो पाई। तारीख 10 लग चुकी, चुनाव हो गया पूरा पूरा बिहार का। मतलब जिस सूची के बारे में, जिस प्रक्रिया के बारे में अभी मामला विचाराधीन है कि आपको ये कराने का अधिकार है भी कि नहीं है, उसके आधार पे वोटर लिस्ट भी बन गई, चुनाव भी हो गया, सरकार भी बन गई। और कल को अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये असंवैधानिक है और ये नहीं हो सकता, आप एसआईआर नहीं करा सकते, तो इस चुनाव का क्या किया जाएगा? फिर वही कहा जाएगा जो चंद्रचूड़ साहब ने फैसला दे दिया था कि सरकार तो असंवैधानिक है महाराष्ट्र की, लेकिन चलती रहेगी, हटाई नहीं जाएगी। तो बिहार की सरकार असंवैधानिक हो जाएगी लेकिन चलती रहेगी चूंकि वो चुनाव हो चुका। तो क्या ये आदेश आएगा फिर? तो बहुत सारे सवाल राजीव जी उठ रहे हैं। तो यहां सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना पड़ेगा कि किसी भी संवैधानिक संस्था को कोई भी असंवैधानिक कार्य करने का अधिकार नहीं है। अब जस्टिस सूर्यकांत होने जा रहे हैं सीजेआई और वही इसकी राजीव जी सुनवाई भी कर रहे हैं। और संविधान के ऊपर बहुत अच्छा भाषण उन्होंने अमेरिका में जाकर दिया था। मुझे लगता है कि जो भाषण दिए जाते हैं देश से बाहर जाकर संविधान के ऊपर, उन पे एक तरह से कहा जाए काम जो है वो जब आप बैठे हो सुप्रीम कोर्ट में डाइस पर, तो वहां भी वो जो बात आप बाहर कहकर आए हैं उसका भी पालन होता हुआ दिखना चाहिए। तो ये राजीव जी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है, तो संविधान को बचाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की। और कोई भी संवैधानिक संस्था अगर संविधान से परे जाकर कोई काम कर रही है तो उसको रोकना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है, उसका दायित्व है। तो हम सुप्रीम कोर्ट को कोई सलाह तो नहीं दे सकते, लेकिन न्याय की आस राजीव जी सुप्रीम कोर्ट से है और वो लगाई जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इस धांधली को रोकेगा जो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से कहा जाए कि उनके सहयोग से जो है ये धांधली हो रही है। जी जी, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, धांधली की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, उसको गुण दोष के आधार पर, मेरिट के आधार पे उसको देखा जाता है, परखा जाता है और उस पर अपना फैसला सुनाते हैं जजेज। लेकिन जो फैसला जनता की अदालत में होना चाहिए, जिस बारे में कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए कि ये तो जनता के बीच का मामला है, एक बार जनता की परेशानियों को भी देख लिया जाए। क्योंकि मुझे याद है ये एसआईआर पे, अभी भी शकील जी आपके पास आ रहा हूँ, एसआईआर पे लगातार सुनवाई पिछले 3 महीने 4 महीने से सुनवाई चल रही है। जुलाई के महीने से देखिए, पूरा जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5वां महीना, 5वां बिहार का चुनाव बीत चुका है। अब आने वाले 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, उससे पहले फिर एसआईआर है। और वहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है कि कैसे चुनाव आयोग दलीलों के साथ अपने असत्य बातों को, झूठ बातों को वहाँ परोसता है। कैसे वो बताता है कि बिहार में, जब बिहार के एसआईआर की बात चल रही थी, कि बिहार में सब कुछ बढ़िया है, सब बल्ले बल्ले है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई आ नहीं रहा है, कि लोगों के नाम काटे गए लेकिन कोई आया ही नहीं जुड़वाने के लिए। यानी जो नहीं आए जुड़वाने के लिए, इसका मतलब है कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। वो भले राहुल गांधी के साथ बैठ के चाय पी रहे हों, लेकिन इनको नहीं दिखाई दिए। फिर इनकी एक शिकायत कि बीएलए मदद नहीं कर रहे हैं, यानी बूथ लेवल एजेंट जो पार्टियों के होते हैं वो मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बूथ लेवल एजेंट के भरोसे चुनाव आयोग ने काम की शुरुआत की थी? चुनाव आयोग अगर कोई किसी काम की शुरुआत करता है तो अपने महकमे के साथ करता है, यानी बीएलओ होना चाहिए अपना। लेकिन इन सब के बीच
क्या ये एक जो ये तिकड़म नहीं दिखाई देता शकील जी? क्या ये बात आम जनता को, आपको, हमको और नॉर्मल लोगों को दिखाई देती है? तो ये बात सुप्रीम कोर्ट हो या यहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बाकी लोग हों, जो सरकार है, वो इनको नहीं दिखती चीजें। और अगर नहीं देखेंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा? फिर जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि एक दलीय व्यवस्था की तरफ जाएंगे हम, फिर उसका इंतजार करें, फिर बांग्लादेश और नेपाल बनने का इंतजार करें। बांग्लादेश में फिर से वहां तूफान मचा हुआ है, आप देख रहे हैं। शकील जी। जी राजीव जी, आपने कहा कि ये तिकड़म नहीं तो क्या है, बिल्कुल सही कहा। और कई बार तो ऐसा लगता है कि तिकड़म से बढ़कर ये एक बहुत बड़ी साजिश है। पूरी न्याय व्यवस्था को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है, हम एक उदाहरण दें आपको। अभी मध्य प्रदेश में सिविल जज 2022 के नतीजे आए हैं। एक भी आदिवासी को जज के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। नॉट फाउंड सुटेबल, जो राहुल गांधी ने कहा था कि नॉट फाउंड सुटेबल कह के आरक्षित पदों को भरा ही नहीं जा रहा। उस पर जबलपुर हाई कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा फैसला दिया है। उसने कहा है कि फिर से कराई जाए ये परीक्षा और ये देखा जाए कि आदिवासी कोई भी जज बनने के लिए आपने क्यों नहीं चुना। नीचे से ये कोशिश हो रही है, ऊपर तक यही जाएगी कोशिश। बहुत ही खतरनाक तरीके से पूरी डेमोक्रेसी को, पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। अभी जो SIR हो रहा है, पूरा जो 12 राज्य हैं उनके सारे लोग सिर्फ इस काम में लगे हुए हैं। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। ये छोटा मोटा काम नहीं है, हर आदमी इसी काम में लगा हुआ है। BLO मिल नहीं रहा है, BLO कह रहा है कि मैं क्या करूं, उसका नंबर दिया जाता है, वो फोन नहीं उठा पा रहा है, उसकी रोज मीटिंग हो रही है। और ये जो है लोगों को लगातार उलझाए रखने का जो खेल है, ये मोदी जी अब लगातार करते जा रहे हैं। हम आपको बताएं, बहुत ज्यादा यह खबर आई नहीं होगी, आधार को ये फिर से बना रहे हैं जी। वो आधार जिसको कांग्रेस की सरकार ने बिना किसी को परेशान किए पूरे देश में बना दिया, अब उसको यहां तो मान नहीं रहे वो वोटर लिस्ट के लिए, लेकिन वहां कह रहे हैं कि इसका हम रूप बदल रहे हैं, इसमें जो डिटेल्स हैं उसको हम कम कर रहे हैं। इस अव्यवहारिक कवायद से क्या होगा पता नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि इसी आधार को इन्होंने मोबाइल फोनों से जोड़ा था। सब लोग गए थे जुड़वाने के लिए कि अनिवार्य है, और जब जुड़वा लिया तो कहा गया कि नहीं, जरूरी नहीं है। अब ये पैन नंबर भी फिर से बनवाएंगे, कल को ये कहेंगे अकाउंट भी आपके फिर से खुलेंगे सारे के सारे। ये एक ऐसा तरीका होता है कि जनता इन्हीं सारी चीजों में उलझी रहे और अपने बेसिक इशू के बारे में, रोजमर्रा के इशू के बारे में बात ही नहीं करे। सबसे बड़ा इशू आज देश में बेरोजगारी है, आप बात ही नहीं कर सकते उसके बारे में। आपको तो अपनी वोटर लिस्ट में नाम चाहिए, और जरूरी है नाम करना, क्योंकि वो जो धमकियां दी जा रही है, जो कहा जा रहा है, हमने बिहार के बारे में बताया था कि जो बिहार का करोड़ों लाखों लोग बाहर है, बिहार से सब गए बेचारे अपना अपना खर्चा करके। बीजेपी ने तो अपनी पार्टी के लोगों को, दूसरे राज्य के लोगों को ले जाके वोट डलवाए, लेकिन गरीब जो काम करने वाला है वो गया क्यों? क्योंकि उससे कहा था कि अगर वोट डालने के लिए तुम नहीं आए तो तुम्हारा वोट तो कैंसिल हो ही जाएगा, तुम्हें बांग्लादेश पहुंचा दिया जाएगा। एक से एक अफवाहें, एक से एक धमकियां, और अब सारे देश में यही चल रहा है कि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो कल को क्या होगा। रोज नई अफवाहें उड़ रही हैं, हर आदमी लगा हुआ है, किसका नाम आएगा किसका नहीं आएगा पता नहीं। 4 दिसंबर लास्ट डेट दे रखी है उन्होंने कि 4 दिसंबर तक हर फॉर्म उनके पास आ जाना चाहिए। अब BLO कह रहा है कि साहब मैं तो आ नहीं सकता, आप तहसील में जमा करवाइए। कई जगह BLO कह रहे हैं कि जिले में जाके जमा करवाइए। BLO भी परेशान है वास्तविक रूप से, और जनता जो है, जिसे मतदाता हम कह सकते हैं, मतदाता भी परेशान है।
तो ये एक ऐसा खेल मोदी जी ने शुरू किया है कि जिसका एक ही मकसद है कि जनता इन सारी चीजों में उलझे रहे। आप देखिए कि एसआईआर खत्म हो जाएगा, उसके बाद देशव्यापी जो आधार फिर से बनवाने का काम होगा, क्या होगा उसमें, इस आधार में क्या कमी है, आज तक कोई नहीं बता पाया है। कोई नहीं बता पाया है कि इस आधार में क्या कमी है। एक नंबर से आपके सारे अकाउंट खुल जाते हैं, सारी जानकारी मिल जाती है, सिर्फ नंबर देना पड़ता है आपको खाली। लेकिन अब उसको ये फिर से बनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन जनता को उलझाए रखेंगे इसमें। और ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। इसके खिलाफ विपक्षी दल जो कर रहे हैं उसे और तेज करना चाहिए उन्हें, और इस बात को समझना चाहिए कि मोदी जी जो हैं उनका खेल जो है वो देश में पूरी तरह से डेमोक्रेसी को खत्म करने का है, डेमोक्रेसी को ऐसा रूप देने का है कि सिर्फ और सिर्फ वही चुनाव जीतते रहे। और इस स्थिति में बिहार में हम लोगों ने सबने देखा कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी, जो आज बहुत सारी जो लोग बातें कर रहे हैं कि हमें मालूम था और ये ऐसा कह रहा था और वो ऐसा कह रहा था, मगर ये 90% स्ट्राइक रेट की एक भी आदमी ने बात नहीं करी थी। किसी को नहीं मालूम था कितना स्ट्राइक रेट आने वाला है, और ये आ भी नहीं सकता था। बिना चुनाव आयोग की मदद के ये संभव ही नहीं था। और बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, कोई 10% है, कोई 5% है, कोई 2% है, मगर 90% कारण जो है वो चुनाव आयोग है। उसका एसआईआर है, उसकी ईवीएम मशीनें हैं। ईवीएम मशीन के बारे में भी बिहार के लोगों ने बता दिया कि उसमें किस तरह से फीड किया गया था, वो भी सारे डाटा आ चुके हैं। मतलब कि पूरा का पूरा जो मतदान की प्रक्रिया है उसको अपने हिसाब से उपयोग करना। तो ये 14 दिसंबर की जो रैली है ये एक उम्मीद की किरण निश्चित ही रूप से इसलिए है कि इससे एक माहौल बन रहा है। अभी तो इसमें करीब 3 हफ्ते बचे हुए हैं, पूरे देश में इसके बारे में चर्चाएं होने लगी हैं, लोग आएंगे काफी इसके अंदर, इसमें बातें होंगी तमाम, और इसी तरह एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती है, आंदोलन खड़ा होता है। लेकिन एक बात हम फिर बता दें, पहले भी कहा होगा शायद, इस सरकार के समय में आंदोलन करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। जो लोग 1977 का उदाहरण देते थे वो आज मानने लगे हैं कि 1977 में तो जेल में हमें सारी सुविधाएं मिली थी। हमने तो खुद देखा है वो सारा का सारा, बड़े आराम से वो सारे के सारे आंदोलन हो गए थे। आज कोई भूख हड़ताल करता है उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आंदोलन जीवी एक नाम ही दे दिया गया, आंदोलन जीवी, नेगेटिव नाम। पहले आंदोलनकारी होता था, सकारात्मक रूप से बोला जाता था, वो नारे लगाए जाते थे कि जेल जा रहे हैं। आज तो इस सबको इतना नकारात्मक रूप से बताया जा रहा है कि आपके घर वाले और पड़ोसी कहने लगते हैं कि कोई ये खतरनाक अपराधी है जो ये सब कर रहा है। तो आंदोलन बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दल कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। राहुल की जो भारत जोड़ो यात्राएं थी वो आंदोलन नहीं था तो और क्या था। अभी जो 15 दिन की उन्होंने वो वोटर अधिकार यात्रा निकाली, वहां पे आंदोलन नहीं था तो क्या था। हाथरस में जो गए थे वो मिलने के लिए दलित लड़की की हत्या के ऊपर, बलात्कार के ऊपर, वो क्या था। तो रोज कर रहे हैं ये तो, और उसके परिणाम भी भुगत रहे हैं। कभी देश में आज तक ऐसा हुआ, ये कहते हैं 70 साल कांग्रेस का राज रहा, 70 साल में किसी एक भी विपक्ष के नेता का मकान खाली करवाया गया? कोई एक उदाहरण देके बता दे। राहुल का मकान खाली करवाया गया। उल्टे अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब थी, राजीव गांधी ने उन्हें विदेश पहुंचाया इलाज के लिए चुपचाप से, और वो जानकारी भी खुद वाजपेयी ने दी। कभी कांग्रेस की तरफ से, राजीव गांधी की तरफ से जानकारी नहीं दी गई कि हमने वाजपेयी जी के इतने बड़े इलाज के लिए सरकारी खर्चे के ऊपर उन्हें अमेरिका पहुंचाया था। यह होता था। और आज राहुल गांधी का मकान खाली करवा दिया, लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी। 2 दर्जन से ज्यादा केस चल रहे हैं राजीव जी, देश के विभिन्न इलाकों में। 2.5 दर्जन भी हो सकते, 3 दर्जन भी हो सकते। हर महीने राहुल गांधी को कहीं ना कहीं एक पेशी में जाना पड़ता है। तो ये समय जो है, और ये हम नहीं बोल रहे, ये वो सारे लोग बोल रहे हैं जिन्होंने खुद ये सारे के सारे आंदोलन किए हैं, जिन्होंने देखे हैं कि सबसे खराब समय है अपनी बात उठाने के लिए। अभी मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया और मध्य प्रदेश से उसको दिल्ली ले आए। किस लिए? उसने ट्वीट किया था
वहां भक्त लोग रोज गालियां दे रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं राहुल गांधी के लिए, किसी के लिए भी। और यहां किसी ने कुछ एक शब्द लिख दिया तो उसको पकड़ के आप ले आए और पुलिस को रिमांड मिल गया, 2 दिन का रिमांड भी मिल गया। देशद्रोह का मामला, हद हो गई है बिल्कुल ही। मंजीत नाम है उसका। तो ये सारी चीजें हैं, उसके बावजूद अगर कांग्रेस कर रही है, अखिलेश इतना बोल रहे हैं, ममता बनर्जी इतनी ताकत दिखा रही है, स्टालिन इतनी ताकत दिखा रहा है, ये बड़ी बात है। ये असली लोकतंत्र की रक्षा का काम है। जी राजीव जी। जी जी, ये ताकत क्या आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रशांत जी? देखिए, स्टेट की जो पावर होती है वो अगर साथ में मिल जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्टेट अगर मान मर्यादा, संवैधानिकता, नैतिकता सब ताक पे रख दे और स्टेट खुद एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करने लग जाए, वो भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो हर कीमत पर सत्ता में रहना चाहती हो, तो फिर आप 15 बीएलए लगा दीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी 15 बीएलए लगा दे एक बूथ पे, फिर भी नहीं रोक पाएंगे फ्रॉड, धोखाधड़ी फिर भी नहीं रोक पाएंगे वो, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि किस रास्ते से जो है वो वोटर हटाए जा रहे हैं और किस रास्ते से जोड़े जा रहे हैं। अभी अगर इसकी जांच हो जाए कि ये फ्लोटिंग वोटर लाखों की संख्या में आसपास के जिलों से, राज्यों से आते हैं, वोट देते हैं, चले जाते हैं, ये कौन लोग हैं, किसके नाम पे वोट डालते हैं, ये कौन से, ये क्या ब्राजीलियन मॉडल जैसा जो वोटर आईडी तमाम तरीके से अलग पूरा इलेक्टोरल रोल में पटा हुआ है। अब इसकी जांच जो है राहुल गांधी करके सामने रख चुके हैं। और ये भी पहली बार हो रहा है कि एक विपक्ष का नेता इन्वेस्टिगेट कर रहा है और देश के तमाम लोगों को ये नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा जो चुनौती यही है कि देश में झूठ का बोलबाला है और बहुत से लोगों पे झूठ का बड़ा तगड़ा असर भी हो जाता है। जी। अब बिहार में असली मेहनत किसी की है तो जिनको मेहनत दिख रही उनको देखना चाहिए। असली मेहनत ज्ञानेश कुमार की है। जो 90% का स्ट्राइक रेट आया है वो मेहनत ज्ञानेश कुमार की है, उन बीएलओस की जिन्होंने दिन रात एक करके काम किया, लेकिन उन बीएलओस की भी जानकारी में नहीं है कि क्या हो गया। तमाम बीएलओस के भी बयान उस दौरान आए थे कि उनको भी नहीं मालूम है कि कहाँ से वोटर जुड़ गए, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी है आंकड़ों में कि वोटर लिस्ट फाइनल कौन सी है, जितने लोगों ने जब वोट डाले वो कितनी है, तो तमाम सारे आंकड़ों का खेल है। और ये डेमोक्रेसी को खत्म करना या डेमोक्रेसी को इस तरीके से अंडरमाइन करना ये देश हित में नहीं है किसी भी कीमत से। बिल्कुल आप अगर देखिए कि क्यों अमेरिका की एक संस्थान ने जो है वो रिपोर्ट जारी कर दी और पाकिस्तान को फेवर करते हुए जारी कर दी। अब तक भारत का सबसे जो तूती बोलती थी भारत की पूरी दुनिया में, वो उसका कारण यही था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक सेकुलर लोकतांत्रिक देश है। तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, थिंक टैंक, मीडिया, वहाँ की सरकारों पर दबाव डालने का काम, वहाँ के एमपीज भारत के सेकुलर लोकतांत्रिक कैरेक्टर की वजह से, भारत के लोकतांत्रिक चरित्र की वजह से भारत का सम्मान करते थे। और अगर भारत भी नॉर्थ कोरिया हो जाएगा, जिसमें कोई कसर बची नहीं है, रास्ता उसी तरफ जा रहा है, तो भारत का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होगा। आप विदेश जाएं, कोई रोने वाली महिला ढूंढ लें, किसी देश में लोग जमा करके आप कर लें, लेकिन वहाँ की सरकारों पर, वहाँ की संस्थाओं पर आप प्रभाव नहीं डाल पाएंगे अगर आप लोकतांत्रिक देश नहीं है। और ये कई स्तर पे घोटाला है। चुनाव का जो पूरा एक ब्लूप्रिंट है उसकी कई लेयर्स है। एक है इलेक्टोरल रोल कस्टमाइज बना दो, ऐसा इलेक्टोरल रोल जिसमें बीजेपी ही जीते। दूसरा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की ऐसी की तैसी कर दो
कि चुनाव के बीच में पैसा ट्रांसफर होता रहे सरकारी खजाने से। अब किसी भी सरकार के पास जो पैसा होता है उनके बजट में, उसकी कैसे की बराबरी कर सकता है कोई विपक्षी दल? आप 15,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देंगे रातों रात, उसको विपक्षी दल कहां से लाएगा? तो लेवल प्ले फील्ड है नहीं, उसको खत्म कर दो लेवल प्ले फील्ड को, सरकारी नीतियों के जरिए, मुख्यमंत्रियों के जरिए। उसके बाद जो कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेसी को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि वो कार्यकर्ता की तरह काम करे। उसके बाद मीडिया, उसके बाद पूंजीपति, उसके बाद पैसा। तो आपने पूरे इलेक्शन को की प्रोसेस पे, डेमोक्रेसी पे बुलडोजर चला दिया, ध्वस्त कर दिया एकदम। और इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम बड़े खराब होंगे कि भारत की साख बहुत गिरेगी। क्या दुनिया देख नहीं रही कि भारत में चुनाव कैसे हो रहे हैं? तो जो हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है, और देश की जनता भी, राजीव जी, बहुत समय तक इसको बर्दाश्त करेगी मुझे लगता नहीं, क्योंकि एक गुस्सा तो दिखाई दे रहा है, बिहार में भी दिखाई दे रहा है, बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। और जब बहुत सारे लोगों के नाम काटे जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं चलता है, बिहार में भी कितने लोगों के नाम कट गए, उनकी पर्ची नहीं पहुंची, वो वोट डालने नहीं गए, उनको पता ही नहीं कि उनका नाम कट गया है। कैसे पता करेंगे? कितने लोग हैं जो मोबाइल के ऐप में जाकर और अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे और चेक करेंगे, और वोटर आईडी कार्ड भी अब इन्फेक्टियस हो गया पुराना वाला, वो आएगा भी नहीं, या कितना आएगा पता नहीं। तो किसी के पास, आम आदमी के पास सलाहियत नहीं है, इतनी स्किल नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं कर सकते। जैसा अभी शकील जी कह रहे थे कि अगर वो फॉर्म को मोदी जी को भरना पड़े तो वो भी नहीं भर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज कह चुके हैं सिटिंग सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के दौरान कि मैं भी अपने माँ बाप का नहीं बता पाऊंगा पैदाइशी फॉर्म। सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है, तो एक गरीब मजदूर किसान कहां से लाएगा? और अब आप देखिए कि एसआईआर का प्रभाव क्या है। हालांकि असम में नहीं करा रहे, क्योंकि असम में एनआरसी हो चुका है, और एनआरसी में क्या हुआ हम सब देख चुके हैं कि 19 लाख लोगों के नाम कटे, उसमें से जो 12-13 लाख नाम जो है वो हिंदुओं कट गए। तो असम में नहीं करा रहे, लेकिन आप देखिए कॉन्फिडेंस कि अभी से हेमंत बिस्वा शर्मा ने 103 सीटों की घोषणा कर दी है। अब आज आप नोट कर लीजिए 103 सीटें असम में, 126 में 103 सीटों की घोषणा उन्होंने कर दी है, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब इसको ज्ञानेश कुमार या ज्ञानेश कुमार की जगह आगे कोई भी होगा, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, ये सब उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब 103 सीटें असम में आएंगी। तो अगर डेमोक्रेसी का रूप है तो कैसे चलेगा ये संवैधानिक व्यवस्था? तो ये जो बेसिकली जो बात कही जा रही है लोगों के बारे में कि संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो यहां से देखिए आप कि किस तरीके संविधान को जड़ से खत्म कर रहे हैं। कि सबसे बड़ा जो एसेट है डेमोक्रेसी का, इलेक्शन, उसको ही इतना खराब कर दो, उसको ही इतना एक तरफा कर दो कि कोई अपोजिशन पार्टियां जीत के ही ना आ पाए। तो हो जाएगा नॉर्थ कोरिया मॉडल, और इसी नॉर्थ कोरिया मॉडल की तरफ जो है वो अग्रसर है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक आंदोलन जन जन तक, जनता तक, और ये आखिर कैसे पहुंचे ये और कैसे बने, क्योंकि कई आंदोलनों ने इस देश की जो रूपरेखा है उसको बदलते हुए वो दिखाया, हमने देखा है। चाहे वो 74, 77 की बात हो, चाहे छात्रों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन को भी हमने देखा, बहुत पुरानी बात नहीं है। और हमने अन्ना आंदोलन को भी देखा, जहां से निकलते हुए केजरीवाल को भी, बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जेनजी की बात करें, जेनजी जो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो जिन आंदोलनों को उन्होंने भी देखा है, उसमें अन्ना आंदोलन, किसान आंदोलन, महिला पहलवानों का आंदोलन,
ये सब तो कुछ एक आंदोलन है जिसको आज की पीढ़ी ने देखा है, जो अब 18 साल के हुए, वोट देने के अधिकारी हुए हैं, उन लोगों ने देखा है। तो इसलिए पंकज जी, क्या आपको लगता है कि एक ये उसी दिशा में जाते हुए इस देश को हम देख रहे हैं? लगता है आपको कि अब यदि आप जन आंदोलन की बात करते हैं तो अगले दिन ये सरकार आपको स्लैप करती है कि आप लोगों को देश के विरुद्ध भड़का रहे हैं। मंजीत घोषी का जो मसला है, मंजीत घोषी ने एक इररिलेवेंट वीडियो को पोस्ट किया था। ऐसी हालांकि घटनाएं सोशल मीडिया पर बहुत होती रहती है, लेकिन उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, बीएनएस की धारा 153 सी है, उसमें लिखा गया है कि देश के लोगों को देश के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया है। अकेले ये नहीं, अभी खबर आई हरियाणा में हिसार का जो जिला जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, उसको भी लगभग इसी तरीके के आरोप में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रहा था। देखिए हो क्या रहा है, मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, चूंकि मैं उस जन आंदोलनों को देखता रहा हूं, उनमें कहीं शामिल होता रहा हूं, जो 2014 तक हर हफ्ते जंतर मंतर पे सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे। वो आज कहते हैं यार उस समय आंदोलन करते थे, एक बात तो होती थी कि पुलिस आती थी, गिरफ्तार कर लेती थी, लेकिन कभी मिसबिहेव नहीं करती थी, थोड़ी देर में छोड़ देती थी। अब आज की स्थिति यह है कि जितने जन आंदोलन की बातचीत कर रहे हैं, अन्ना आंदोलन को छोड़ दो, अन्ना आंदोलन के समय तो मनमोहन सिंह सर की सरकार थी। किसान आंदोलन कितना लंबे समय तक चलाया। अभी आप देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी का आंदोलन चल रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेटर के इलेक्शन को लेकर, या पहलवानों वाले आंदोलन की आप जो बात कर रहे हैं, इस सरकार का तरीका यह है कि आपको इतना लंबा खींचेगी वो आंदोलन में कि आप खींच जाएंगे, निराश हो जाएंगे। या फिर जेएनयू मॉडल अपनाया जाएगा, जेएनयू के छात्र आंदोलन को ब्रूटली कुचल दिया गया, वहां पिटाई की गई। कौन सी वो शर्मा जी की बच्ची थी जो डंडा लेकर सबको पीट रही थी, वो आज की तारीख तक भी अज्ञात है, मालूम ही नहीं पड़ी। जेएनयू की बात कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो वो मैं आपको बता रहा हूं, हर आंदोलन को ये लोग इस तरीके से लिंगर करते हैं। इस समय आंदोलन का मतलब है कि आपको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना होगा। किसान आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा राज था कि वो लंबे समय तक सस्टेन किए रहे, मल्टीपल प्लेसेस पे किए रहे। हमने सीए आंदोलन को देखा, सीए आंदोलन सस्टेन कर रहा था। यदि वो कोविड का तमाशा नहीं होता तो सीए यही सरकार वापस लेती, लेकिन वो कोविड और उसके बाद में जो सियासत हुई वो एक बहुत अलग मसला है। आंदोलन यदि मतदाता अधिकार को लेकर लोकतंत्र के लिए प्लान किया जाता है तो मेरी एक नागरिक के रूप में इच्छा रहेगी कि इसको लॉन्ग टर्म कैसे सस्टेन किया जाए, इस पर जरूर बात की जाए। क्योंकि ये सरकार ऐसी, आप देख लीजिए आज 57वां दिन है, हम लद्दाख के सोनम वांगचुक को भूल गए। लद्दाख की उसकी लड़ाई वहां के लोकतंत्र के लिए थी, कहीं चर्चा नहीं है। 57 डेज लद्दाख में उसके लिए आंदोलन हो रहा है, लेकिन उसकी खबरें कहीं नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। तो इस सरकार के साथ में ये है, उसके साथ में जितना प्रशांत जी ने बताया कि उसका इतना अपना तंत्र है, उस तंत्र के विपरीत खड़े होकर लॉन्ग टर्म आंदोलन एक ही उद्देश्य को लेकर चलाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, सरकार की नीयत, सरकार में इस समय निर्वाचन आयोग का कह रहा हूं बहुत साफ हो जाती है जब वो असम में एसआर करा रहा है, और उसका उन्होंने कारण दिया कि चूंकि वहां पर नागरिकता रजिस्टर तैयार हो चुका है इसलिए हम वही कर रहे हैं। तो क्या बाकी राज्यों में आप नागरिकता की पहचान कर रहे हैं, जो चुनाव आयोग का काम नहीं है? यह बात चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि हम नागरिकता की पहचान नहीं कर रहे। जब आप नागरिकता की पहचान नहीं कर रहे हैं तो फिर नागरिकता की पहचान की आड़ में आप असम में ऐसा क्यों कर रहे हैं? असम में भी इतनी बड़ी अभी समस्या हो रही है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदूज थे, जिनके जो पहले डी मार्क थे, अब वो उनको यहां पे नागरिकता अभी तक मिल भी गई है। उनके मतदाता सूची में नाम को लेकर दिक्कतें। और अब आप देखिए जो आधार की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, शकील भाई, प्रशांत जी, आपको याद होगा
की ये सरकार आई थी, उस समय घर घर में एक नागरिकता पंजी, नागरिकता रजिस्टर बनाने का एक अभियान चला था। उसकी कहीं रसीद मेरे पास रखी है। उस समय यह कहा गया था कि नागरिकता रजिस्टर बनाया, जैसे पाकिस्तान में नागरिकता रजिस्टर और हर आदमी का एक नागरिकता कार्ड होता है। फिर उस काम को रोक दिया गया, आधार तो ऑलरेडी है ही है। और आज का तारीख में भी जो एसआईआर का फॉर्म है, उसमें तीसरा कॉलम आधार का नंबर है। उसमें तीसरे कॉलम में आधार का नंबर है और फोन नंबर है। ज्ञानेश कुमार जी को वीडियो देने के अंदर निजता की बात आ रही थी। यदि आपके पास है मेरा आधार और मेरा फोन नंबर है, तो मेरा हर डेटा आपके पास है, और वो डेटा एक बीएलओ से लेकर और एक जिला निर्वाचन शाखा से लेकर और केंद्र तक जाने के बीच में लीक नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी है? आधार और फोन नंबर लीक होने का मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट से लेके आपके पर्सनल डिटेल, आपकी बीमारियां तक लोगों के पास होंगी। ये जो तमाशा है, देखिए, डेटा को कब्जा करके डेटा के आधार पर चुनाव कराना, ये एसआईआर का जो मसला है प्रशांत जी, डेटा आपके पास है और उस डेटा के अकॉर्डिंगली आप कितनी मशीनों को मैनिपुलेट करना है और कितनी जगह मतदाता सूची को मैनिपुलेट करना है, यह परमुटेशन कॉम्बिनेशन का काम है। बिहार में कितनी जगह पर मतदाता जो बक्से हैं, जिसको ईवीएम है, उसकी गड़बड़ियों का खुलासा हुआ। उसमें चुनाव आयोग ने कई जगह मुकदमे कायम करा दिए कि इन लोगों ने ईवीएम मशीन का वीडियो बनाया और फोटो खींचे, क्योंकि उसमें इनका खुलासा हो रहा है। अब बिहार में भी देखिए, फिर वही बात हुई, जितने वोट पड़े उससे ज्यादा की गणना हुई है। इन एनोमलीज पे चुनाव आयोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब इसके लिए क्या महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस्म का किया जाए? बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो तो ये चाहते ही हैं कि विपक्ष चुनाव में भाग ना ले, लेकिन ऐसा भाग लेने में भी क्या फायदा है? आप अपनी इमेज खराब कर रहे हैं। भाई, यदि मैं आपकी सिस्टम को पार्टिसिपेट कर रहा हूं, कंटिन्यूस कर रहा हूं, इट मीन्स आई हैव द फेथ, मेरे को आपके तंत्र में भरोसा है। यदि एक सड़क टूटी हुई है, मुझे मालूम है वहां चलने में मेरी गाड़ी पंचर हो जाएगी, मैं बार बार उसी पर जाता हूं, इसका मतलब है मुझे मजा आ रहा है पंचर कराने में अपनी गाड़ी। और इस चीज को विपक्ष को साझा रूप से सोचना होगा कि इसका आखिर हल क्या हो। देखिए, हर क्षेत्रीय, देखिए राजनीति अब जो क्षेत्रीय दलों और दो बड़े गुटों में बट गई है, उसमें बात सही कि क्षेत्रीय दलों के अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थ हैं, उनको कॉमन कैसे लेके आया जाए। मैं आपको एक घपला और बता रहा हूं, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। बिहार में अभी एक मंत्री जी बने हैं, 202 सीट वाले गठबंधन में, न तो वो विधान परिषद के सदस्य हैं, न विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन मंत्री बना दिया गया। अकेला ये नहीं है, वो जो मंत्री जी बने हैं वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट। अब ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एक बड़ा खेल होता है, ये बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी खड़े करते हैं, उनके नाम पर आप मतदाता सूची ले सकते हैं, अंदर पोलिंग एजेंट बैठा सकते हैं। उनका खर्चा जो है, मेरी जो खर्चे की सीमा है, वो गाड़ी में निर्दलीय चल रहा है, प्रचार बीजेपी का चल रहा है, आप वो सब खर्चे एक नंबर में बचाते हैं और प्लस 2 नंबर का पैसा एक नंबर में ट्रांसफर करते हैं। ये पूरा खेल आप सोचिए कि उत्तराखंड का आदमी, मध्य प्रदेश का आदमी जाकर अपना वहां से नाम कटाता है और वहां पे जोड़ देता है, फिर वोट दे देता है, फिर 6 महीने बाद फिर उत्तराखंड में चुनाव होंगे तो वहां फिर से वोट देने लगेंगे, वहां का नाम कटा लेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, जब डिजिटल इंडिया की बात है, तो आपने ये एसआईआर की जो पूरा तंत्र है, उसको लोगों के लिए ऑप्शन ऑनलाइन क्यों नहीं रखा? जब मेरा डेटा आधार के थ्रू सब जगह से जुड़ा हुआ है, मैं एक ऑनलाइन फॉर्म भर के क्यों नहीं अपने एसआईआर को अपलोड करूं या मेरी मतदाता सूची को करूं? आप उस टीचर को, एक क्लर्क को गली गली भटका रहे हो। मैं लिटरली मैं तकलीफ में था। वो 57-58 साल की औरत जब 4
बिल्डिंग में 4-4 मंजिल चढ़ के आई, वो जमीन भी बैठ गई थी, मैंने अपनी आंख से देखा है। और वो कल उसका परिवार की स्थिति क्या होगी, उसके परिवार में क्या कंफ्लिक्ट होंगे इस चीज को लेकर, आप सोच नहीं सकते कि 2 बजे तक स्कूल कर रही है और उसके बाद में 8 बजे तक गली गली में घूम रही है, और उसके बाद भी उसको ऊपर प्रेशर है। जी बिल्कुल। और जो अंडरग्राउंड पॉलिटिकल प्रेशर है, राजीव जी उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि एक अलग किस्म का प्रेशर भी है, नाम जोड़ने और घटाने वाला, वो खेल भी वहां चल रहा है और अभी यहां ही नहीं रुकेगा। अब इनको फॉर्म लेके वहां लाइन लगनी है, एक एक के कंप्यूटर में एंट्री होगी, और यदि रामलाल की जगह श्यामलाल का फोटो लग गया तो बीएलओ मारा जाएगा उसके अंदर। अभी ये धंधा भी बचा हुआ उसके अंदर। तो हमने एक अराजकता का माहौल बना लिया, साथ में पैसे खाने का तरीके बना लिए। कई 100 करोड़ों फॉर्म के ऊपर आपने बोल दिया हम 2-2 फॉर्म दे रहे हैं, एक एक फॉर्म आ रहा है, ये करोड़ों रुपए का घपला कर रहे हैं। ये किसके हिस्से में जा रहा है? जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे एसआईआर की बात हम कर रहे हैं, और एसआईआर के जरिए कैसे मतदाताओं के अधिकार जो हैं वो कहीं ना कहीं, कुछ मतदाताओं के, सबके नहीं, जिनके मतदाता कार्ड बन गया बढ़िया है, जिनके नहीं बने और वो इस दुनिया में हैं, न ही स्थानांतरित हुए हैं, कहीं शिफ्ट नहीं हुए, और उनके कार्ड अगर नहीं बनते हैं तो ये दुखद है। और कैसे एक आम जनता को यहाँ परेशान किया जा रहा है। चुनाव आयोग इसकी सुध लेता नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी उसके बयानों से, उसकी दलीलों से साफ दिखाई दिया। अभी लगातार जिस पे हम लोग चर्चा जो सुप्रीम कोर्ट में होती है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं, वो दलीलें आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उसमें साफ दिखाई दिया कि चुनाव आयोग इस पूरे प्रक्रिया से, पूरे प्रोसेस से वो काफ़ी खुश है, संतुष्ट है, और उसको लगता है कि जनता जो है वो सपोर्ट कर रही है। कई बार चुनाव आयोग ने ये बात कही है कि जनता का तो पूरा सपोर्ट है, कहीं से कोई किसी तरह की कोई खबर नहीं, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा, कोई शिकायत नहीं है। नाम जिनके काटे गए हमने दोबारा जोड़ने के लिए कहा, लेकिन कोई आवेदन नहीं। तो ये और इतना ही नहीं, तमाम दलों की बात, 12 दलों की बात बिहार में थी, ये 12 के 12 दल खूब सपोर्ट किए, उन लोगों ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया, ये सारी बातें थी। लेकिन क्या सचमुच धरातल पर यही है? अमलेंदु जी, चूंकि आप कोर्ट की दलीलों को भी देख रहे हैं और धरातल पे अभी चूंकि जहां आप हैं वहां एसआईआर भी चल रहा है, उस लिहाज से ये जानना आपके जरिए समझना चाहता हूं कि अब अभी देखिए कि ये जो 12 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट कहा गया कि आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आपका नाम जोड़ने हटाने का काम जो है, खासकर जोड़ने का काम या मतदाता कार्ड बनाने का काम हो जाएगा। 2003 या 2002 की लिस्ट जहां जिस राज्य में है वहां के हिसाब से वो लिस्ट है अगर, तो आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्यों फॉर्म भराया जा रहा है? कौन लेगा सुध इसकी? अमलेंदु जी। हाँ राजीव जी, फॉर्म तो भरना है, अगर आपका लिस्ट में नाम है फॉर्म तब भी भरना है। आपको बस तब कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, फॉर्म तब भी भरना है, दस्तखत तब भी होंगे, बीएलओ उसको अपलोड भी करेगा। पहले उसमें आपको अपना नाम, लेकिन वो नाम तलाशना आपको है, वो ज्ञानेश कुमार जी आकर नाम नहीं तलाशेंगे। और अगर आपको ये याद नहीं है कि उस समय कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी और कौन सा आपका पोलिंग बूथ था, और परिसीमन के बाद वो कॉन्स्टिट्यूंसी बदल गई, अब आपको लगता है कि साहब आप नोएडा में थे और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नोएडा थी और अब वो बदलकर दादरी हो गई है, तो फिर ये आपका सिरदर्द है, ये ज्ञानेश कुमार जी का नहीं है, वो नहीं ढूंढेंगे, आप ढूंढिए। तो आप ढूंढ कर अगर बता देंगे उसको बीएलओ को, तो बीएलओ उसमें से चेक कर लेगा, अगर ठीक है, नहीं तो वरना फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो ये है। और राजीव जी, जो चुनाव आयोग ने तो साफ तौर पर, उनके वकील साहब जो थे राकेश द्विवेदी जी, आपको याद होगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जनता में किसी को कोई परेशानी नहीं है, केवल ये एडीआर चले आते हैं। अमलेंदु जी, एक सूचना देनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद एक पॉडकास्ट देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी जो एसआईआर के मसले पे केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, पॉडकास्ट उनके साथ हम करते हैं हर 15 दिन पे, और आज भी इस कार्यक्रम के बाद मेरे साथ और प्रशांत जी के साथ अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें, और बिहार का चुनाव बीता, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, 272 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी थी उनके पीछे की कहानी क्या है,
और भी बहुत कुछ। तो ये सब कुछ आप देखेंगे इस पॉडकास्ट में, ठीक इस कार्यक्रम के बाद देखना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जानकारियां उसमें हैं, चाहे वो सियासत के गलियारे से या चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के यानी जुडिशरी की गलियारों से, वहां दोनों जगह से आप देखेंगे बहुत कुछ उसमें। तो इसलिए देखिएगा, आपसे गुजारिश है। लेकिन हम जी राजीव जी, तो चुनाव आयोग तो जो है कह रहा है कि सिर्फ एडीआर जो है उसको दिक्कत है, बाकी जनता को किसी को कोई परेशानी नहीं है। और राजीव जी, बिहार चुनाव में ये खबरें आई, खूब सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि किसी गांव में बीएलओ को बंधक बना लिया गया, कि 170 लोगों के नाम काट दिए एक ही गांव से, 400 लोगों के एक ही जगह से नाम काट दिए। इस तरीके की तमाम वीडियोस जैसे वायरल हुए, लेकिन उसको ना सुप्रीम कोर्ट ने देखा और ना उसको जो है वो चुनाव आयोग ने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वो हलफनामा जो दिया गया प्रशांत भूषण की तरफ से, वो चूंकि हलफनामे में कुछ टेक्निकल एरर थी, तो उसके लिए बता दिया गया कि ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट के साथ छल है। भाई एक में अगर टेक्निकल एरर थी तो बाकी जो 65 हलफनामे थे उन पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर एक भी गड़बड़ी पकड़ी गई तो हम पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश को नहीं मान रहा है चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपने जो नाम काटे हैं उसकी लिस्ट आप दीजिए, जो नाम आपने जोड़े हैं वो लिस्ट आप दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट बताने के बाद और चुनाव की जब घोषणा कर दी गई तो वो 7,42,00,000 मतदाता जो थे, और जब मतगणना हो गई उसके बाद बताया गया कि वो 7,45,00,000 हो गए। तो ये 3 लाख कहां से मतदाता बढ़ गए? इसका कोई हिसाब किताब अभी तक नहीं दिया है चुनाव आयोग ने। तो ये बहुत सारी चीजें राजीव जी, तो ये एक फिर हम कहेंगे कि ये सिर्फ राजनीतिक दलों का मसला नहीं है, और ये राजीव जी सिर्फ एक वोट कटने का मसला भी नहीं है। इसके जरिए नागरिकों के जो नागरिक अधिकार हैं वो छीने जाने का है। एक नागरिक को उसका नागरिक का अधिकार जो है वो छीनकर उसको शरणार्थी बनाने की, घुसपैठिया बनाने की ये राजनीति है। और जो कहा जा रहा है कि साहब घुसपैठिया निकाल फेंकेंगे, वो घुसपैठिया नहीं निकाल फेंकेंगे, वो 10-12 करोड़ भारतीयों को घुसपैठिया बना देंगे। ये इस रणनीति पर जो है वो काम किया जा रहा है। तो ये राजीव जी, इसका जमकर विरोध होना चाहिए, और जो भी इसके कानूनी रास्ते हो सकते हैं, जो भी संवैधानिक तरीके से विरोध के रास्ते हो सकते हैं, वो सब निश्चित तौर पर अपनाए जाने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से भी बार बार कहा जाना चाहिए कि भाई आप संविधान के कस्टोडियन हैं, तो एक संवैधानिक संस्था को गैर संवैधानिक कार्य करने से रोकिए, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। सरकार तो है, सरकार तो किसी भी तरीके से हेरा फेरी करके करना चाहेगी ही। भाई कौन सरकार से जाना चाहता है? अगर मैं आज राजीव जी प्रधानमंत्री बन जाऊं तो क्या मैं छोड़ना चाहूंगा? 1 घंटे के लिए मुझे बना दे, फिर देखें मोदी जी हटा ले मुझको। तो 1 घंटे के लिए भी अगर कोई बन जाता है तो आप नहीं हटा सकते। फिर तो जो बैठा हुआ है 11 साल से, वो क्यों हटना चाहेगा? तो वो तो अपने सारे हथकंडे अपनाएगा ही अपनाएगा। लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट है, संविधान के कस्टोडियन है। आप सरकार जो कानून आती है, अभी राजीव जी जस्टिस गवई जो है जाते जाते वो जो एक ट्रिब्यूनल का कानून था उसको रद्द कर गए, उसकी एक धारा को 184 को सरकार ने नहीं माना, रद्द कर गए जाते जाते भी, कि आप जो है वो लगता है कि आपने तय कर लिया कि आपको सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी है। तो भाई जब सुप्रीम कोर्ट की बात सरकार नहीं मान रही है तो आप एक कानून की धारा रद्द कर रहे हैं, तो यहाँ तो सीधे सीधे जिंदा मक्खी निकली जा रही है। तो यहाँ काहे नहीं रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा देकर कह रहा है कि हम तो सब नागरिकता जांच रहे हैं और आप इस मामले में दखलंदाजी मत कीजिए। ये हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट में जाके चुनाव आयोग का, कि ये हमारा अधिकार है और आप इसमें हस्तक्षेप मत करिए। पहले वकील साहब जाके कहते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में हलफनामा जब होता है तो हलफनामा ये है कि हम कर रहे हैं, आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट को धमका रहा है चुनाव आयोग कि आप हमारे मामले में हस्तक्षेप मत कीजिए। तो ऐसी परिस्थितियां राजीव जी अगर पैदा हो रही हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो चीजें जाके रुकनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई कि भाई कोई भी एक संस्था जो है किसी दूसरे के ऊपर हावी ना होने पाए, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, तो यहाँ कोई संवैधानिक संस्था बनी है तो संविधान के जरिए ही बनी है ना, संविधान ने उसको शक्तियां प्रदान की है। लेकिन वो संवैधानिक संस्था तो संविधान को खत्म करने पर ही तुली हुई है, तो कौन रोकेगा इसको? तो वही रोकेगा जो संविधान का कस्टोडियन है, और वो सुप्रीम कोर्ट है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कानूनी तौर पर इस पर रोक लगानी चाहिए राजीव जी, मुझको ऐसा लगता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है ही, जाहिर सी बात है कि उससे न्याय की आस की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट को आदेश तो नहीं दिया जा सकता। तो
सुप्रीम कोर्ट देखेगा क्या करना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि आगे क्या करना है। बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे इस चर्चा को यहाँ हम आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि ये मामला हमारा आपका है, ये मामला इस देश की जनता का है। बाकी तो चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टियां अपना काम करती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप सबका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। और इस कार्यक्रम के ठीक बाद आप लोग देखिए दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ पॉडकास्ट, जिसमें इन तमाम मसलों पे बिहार चुनाव में आखिर हुआ क्या, क्या धांधली हुई, कोई गड़बड़ी हुई या कुछ और हुआ, इसके अलावा क्या चुनाव आयोग